हे एवरीवन। आपने ना आजकल न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा वंदे मातरम के बारे में। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये पिछले कुछ टाइम से। तो आज ना आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या वंदे मातरम गाना हर इंडियन की फंडामेंटल ड्यूटी है? बताइए। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर है यस, तो यस, यूपीएससी आपको देने वाला है नेगेटिव मार्क्स। यस, क्योंकि जो हमारा पार्ट 4A है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील्स करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। मीन्स आर्टिकल कौन सा है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए? आर्टिकल 51A। इसमें लिखी हुई है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इस आर्टिकल 51A में हमें देखने को मिलता है नेशनल फ्लैग के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में, जो कि है हमारा जनगण मन। इनका जिक्र तो है, लेकिन नेशनल सॉन्ग जो कि है हमारा वंदे मातरम, इस वर्ड का पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई जिक्र नहीं है। ऐसे ही माइंड बॉगलिंग ट्रैप्स और सारे एग्जाम फैक्ट्स को ना आज हम क्लियर करेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। सो वेलकम टू आर वन पेजर पॉलिटी सीरीज़। आज है हमारा नाइन्थ एपिसोड। ऑलरेडी हम प्रीवियस 8 पॉलिटी के लेक्चर्स कर चुके हैं, तो आप पहले जाकर उनको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे की सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में उन्हीं लेक्चर्स पर बेस्ड PYQ सीरीज़ भी है। आई एम सो सॉरी, नॉट द PYQ, दीज आर द MCQ सीरीज़। अभी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे हमने फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किया है, नेक्स्ट डे हमने उसी पे बेस्ड 5 MCQs भी सॉल्व किए हुए हैं। तो आप जाके ये वाली सीरीज़ पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे आइएगा, क्योंकि पॉलिटी में हर एक चैप्टर इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो स्टार्टिंग हमारे चैप्टर्स हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये है हमारा वन पेजर, जहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा इस पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में आती है, ओरिजिन कहाँ से, कमिटीज़ रिलेटेड कौन सी है, क्या कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए, वो भी यहीं मिल जाएंगे। नेचर एंड स्कोप देख लेंगे। जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हम इनको भी देखो, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। इसको जूम करने के लिए मैंने 2 पार्ट में लिखा है, अदरवाइज़ जो आपको पोस्ट में सुबह मिल जाता है और टेलीग्राम पे भी आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में मिल चुका है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेज में ही क्या है हमारा, ये वन पेजर है। ये हमारी हाई यील्डिंग ट्रैप्स हैं जहाँ पे एग्जामिनर हमें फंसाते हैं। फिर ये क्या है हमारे एक पार्ट आता है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कुछ बैकिंग है? तो यस, तो यहाँ पे हमारे क्या है लीगल बैकिंग, उसको हम एग्जाम्पल्स के टर्म्स में देख रहे हैं। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने स्टार्टिंग में बताया, वंदे मातरम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए, अब हम देखते हैं सबसे हमारा बिगनिंग पार्ट कि इसका फ्रेमवर्क क्या है, ओरिजिन क्या है एंड की प्रोविजंस क्या है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है। ये आई हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। मीन्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, बाद में इसको जोड़ा गया है बाय विच आर्टिकल, सॉरी बाय विच अमेंडमेंट, सो इट्स द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको आपको याद रखना है। अब ये हमें किस पार्ट एंड आर्टिकल में देखने को मिलेगा? तो मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया कि हमारे पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिल जाएंगी। ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो आपको याद रखना है कि ये इंस्पायर्ड थे हमारे किसी USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब जो रशिया था वो तो बाद में ब्रेक हुआ, बट उससे पहले क्या था, वो सोवियत रशियन, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन, है ना, ये था हमारा। तो उससे हमारा क्या था, इंस्पायर्ड था। अब आपको यहाँ पे एक फैक्टर याद रखना है कि जो हमारा जापान है, अगर हम बात करें कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मेजर डेमोक्रेसीज़ में जापान और इंडिया है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है। ये आपको याद रखना है। अब ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो किसी न किसी ने तो रिकमेंड किया होगा इसको। तो यस, यहाँ पे हमारी क्या है, कमिटीज़ हैं, इससे रिलेटेड 2 कमिटीज़ हैं। तो पर जो रिकमेंडेशन आई थी कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, वो किसने दी? सोरेन सिंह कमेटी ने 1976 में। इन्होंने क्या बोला कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, और टैक्स देना, है ना, कि जो हम टैक्स देते हैं ना, तो जो टैक्स पेइंग को भी हमारा क्या बनाना है, एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाना है। इन्होंने ये पार्ट दिए थे। पार्लियामेंट ने कितने एक्सेप्ट किए? याद रखना, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया। बट ये जो टैक्स
वाला जो प्रोविज़न था कि टैक्स ड्यूटी लगानी है, इसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिर बाद में आके आपको क्या मिलेगा, जस्टिस JS वर्मा कमेटी थी, उन्होंने बोला, जैसे मैंने बोला ना कि कोई लीगल प्रोविज़न है तो यस कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनके एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं जो हम आगे देख लेंगे। अब हम देखते हैं हमारा नेचर एंड स्कोप। तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होती हैं, ये हमारे फॉरेनर्स पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, हमारे सिटीजन्स पे। सेकंड, ये कैसी है, नॉन जस्टिसेबल। ये अब आपको ना टिप्स पे होनी चाहिए कि नॉन जस्टिसेबल और जस्टिसेबल में क्या डिफरेंस है। मैं फर्स्ट क्लास से अब तक कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, कई बार के ऑलमोस्ट हर क्लास में मैंने रिपीट किया है, तो एक बार मैं और बता देती हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन्होंने आज पहली बार क्लास ले रहे हैं वो अच्छे से समझिएगा, एंड जो पहले ले चुके हैं वो तो भाई ध्यान रखना कि आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता ना तो ये पनिशमेंट है कि आज जाके 200 MCQs लगाओ पॉलिटी के। ओके, चलो। तो जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके वो प्रोविज़न वायलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो उन्हें एनफोर्स करवाने के लिए। बट नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हो जब तक पार्लियामेंट उस पर कोई भी लॉ ना बनाए। तो ये आपको याद रखना है। तो नॉन जस्टिसेबल हमारे क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, हमारा प्रियम्बल हो गया, एंड हमारा DPSP वाला पार्ट, ये भी किस में आएगा, नॉन जस्टिसेबल में। इट मीन्स जस्टिसेबल हमारा कौन सा था, तो आपको याद रखना क्या थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों के बीच में, तो याद रखिएगा। ओके, फिर आते हैं, मतलब ये जो नॉन जस्टिसेबल का ये मतलब है ये डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकते, बट पार्लियामेंट इनको लेजिस्लेशन के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं। अब कोर्ट्स इनको यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड जो हमारे लॉज जो बनाए हैं उनकी वैलिडिटी को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये वाले पॉइंट को ध्यान रखना है। मीन्स सेम जो हमारे DPSP का पार्ट था और जो हमारा प्रियम्बल का पार्ट था, है ना, जो प्रोविजन थे वही इसके हैं, उसी का सेम है ये नेचर एंड स्कोप कि यस ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, मीन्स नॉन डायरेक्टली एनफोर्सेबल है टिल देन जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना दे रहा। एंड कोर्ट्स क्या कर सकते हैं इसको, जैसे कोई भी लॉ बना है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमें देखनी है लॉ की, तो उसके लिए डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट यूज़ इसे कर सकती है। एंड याद रखिएगा कि इसमें भी क्या है, हमारा जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है ना, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, आर्टिकल 51A में आती हैं। ये ए का मीन्स अमेंडमेंट के थ्रू आया है। जब भी ऐसे कैपिटल लेटर में आपको दिख जाए ना तो आप समझ जाइएगा कि अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ऑलरेडी हमने देख लिया था किस अमेंडमेंट एक्ट से आया ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, तो आपको याद रखना है कौन सी कमेटी थी, सोरेन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। ठीक है, कितने दिए थे, 8, जिसमें टैक्स ड्यूटी भी थी। वेल ऑन द अदर हैंड जो एक्सेप्ट किया गया वो कितने थे, 10, एंड टैक्स ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, याद रखिएगा ये। अब हम हमारी जितनी भी ड्यूटीज़ हैं हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, 10 ड्यूटीज़ कौन कौन सी है पहले वो देखेंगे यहाँ तक। एंड जो 11th वाली थी ना, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया, उससे क्या किया गया, ऐड किया गया। मीन्स 10 आ गई थी हमारी 1976 में एंड एक हमारी ऐड हुई है 2002 में। ओके, ये आपको याद रखना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल राइट, जब मैंने आपको पढ़ाया DPSP, वहाँ पे भी मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि ट्राइड वर्ड याद रखिएगा। एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट में भी आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा DPSP में भी देखने को मिलेगा, एंड अब ये हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी देख ही लिया है। तो ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। तो ये अमेंडमेंट एक्ट तो आपको याद होना चाहिए था, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए अब हम सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार नज़र मार लेते हैं। ये बस मैं इसको रिमूव कर लूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अब आती है हमारी सबसे पहली, ठीक है, जो हमारा क्लॉज ए है वो क्या बोलता है, जैसे जिस हुक से मैंने शुरू किया था ना कि हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन है ना, उसको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना है, फ्लैग है हमारा, नेशनल फ्लैग है ना, हमारे जो नेशनल एंथम है उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज से हमें बंधे रहना है, हमें रिस्पेक्ट करने हैं हमारे आइडियल्स को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। यहाँ पे नेशनल सॉन्ग वर्ड मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्लॉज बी है 51A, जो क्लॉज बी है वो हमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे नोबल आइडियाज़ थे ना, जो नेशनल स्ट्रगल जब हमारा फ्रीडम का चल रहा था, जब वो जिन्होंने इंस्पायर किया था, हमें क्या करना है, उनको चेरिश एंड फॉलो करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि हमें इंडिया की जो सोवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी, उसको मेंटेन रखना है। ओके, अब 3 मैंने देख ली हैं, तो जरा आप थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले हमारी पहली ड्यूटी तो ये होगी ना, हमें हमारी लड़ाई इसलिए थी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें हमारा खुद का एक नेशनल फ्लैग हो, हमारा नेशनल एंथम हो, हमारी नेशनल चीज़ें हो। तो सबसे पहले तो लड़ाई ही हुई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, देश की सारी बात कर रहे हैं, है ना, कि फ्लैग होगा, हमारा नेशनल एंथम होगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। तो ये क्या है, पहली ड्यूटी। सेकेंड नंबर पे, ये जो हमारी जो फ्रीडम की लड़ाई लड़ी, उसके पीछे कुछ ना कुछ आइडियल होंगे, तभी तो हमें आज़ादी मिल गई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो उसका बेसिस क्या है, बी फॉर बेसिस, बेसिस क्या थे, नोबल आइडियाज़, ठीक है। तो हमें जो नोबल आइडियल्स है उनको भी क्या करना है, जो फ्रीडम के टाइम पे यूज़ हुए थे आइडियाज़, उनको चेरिश करना है एंड उसको फॉलो करना है। ओके, तो ये हमारे उस वाले पॉइंट से रिलेटेड है। सी से याद रखना, समथिंग सी एंड एस सिमिलर लगता है ना, तो याद रखना सोवरेनिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है। ओके, अब आता है डी। अब आप सोवरेनिटी मेंटेन कर रहे हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रख रहे हो, इट मीन्स आपको कंट्री को डिफेंड भी करना पड़ेगा। जब भी आपसे कहा जाएगा कि ये नेशनल सर्विस के लिए काम करना है, तो आपको बुलाया जा सकता है। याद है जब हमने क्लास पढ़ी थी, जब हमने इमरजेंसी वाला पार्ट देख रहे थे, तो मैंने क्या बोला था कि मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, बट वो वाला पार्ट है कि अगर आपको बोला गया है कि हाँ नेशनल सर्विस में आपको ये ड्यूटी करनी है, तो वो आपको करनी पड़ जाएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो सबसे पहले सी, ये सी से आप याद रखना एस, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। डी पर आएंगे तो आपको डिफेंड करना है, डी फॉर डिफेंड। ओके, अब ई, ये हमारा कौन सा है, 5वां पॉइंट। 5 ऐसा बोलते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, बट मुट्ठी बना लो, ये हमारा मतलब मजबूत हाथ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 7 है ना, ऐसे याद रखना 5 7। तो हारमोनी मेंटेन रहेगी और स्पिरिट रहेगी कॉमन ब्रदरहुड की, ये आपको इससे याद रखना है। ओके, और हमें क्या करना है, जो जैसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि डेरोगेटरी हैं वुमेन की डिग्निटी के लिए, उसको क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, ऐसी चीज़ें को फॉलो नहीं करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट 6, ठीक है। तो 6 एंड रिच, समथिंग सिमिलर लग रहा है ना, 6 रिच। तो जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है ना, उसको क्या करना है, वैल्यू एंड प्रिजर्व करना है। अब आते हैं हमारा ये नेक्स्ट पे, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। हमने क्या किया, कल्चर को बचाया, कल्चर को बचाया, तो भाई कल्चर तब बचेगा जब हमारा एनवायरनमेंट बचेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमें क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, हम ये 6 आराम से देख चुके हैं, ये आपको याद भी हो गई। 7 से मैंने क्या बोला, 7 ऐसे बोलते हैं 7 वंडर्स हैं, है ना। 7 वंडर्स मीन्स एनवायरनमेंट में, नेचर में ही होंगे, तो आपको ऐसे याद रखना है। फिर आता है 8, ठीक है। तो 8th में क्या है, हम बोलते हैं ना 8th इज लाइक इन्फिनिटी, ओ इन्फिनिटी। आपको क्या करना है, अपना दिमाग पूरा घुमा दो, ऐसे याद रखना, पूरा दिमाग घुमाना है। दिमाग कब घूमेगा, जब साइंटिफिक टेम्पर होगा। इन्फिनिटी वर्ड खुद ही साइंटिफिक से रिलेटेड है ना, तो आपको ये याद रखना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, लेट मी रिमूव दिस जस्ट। ओके, सो अब आते हैं हमारी 9th फंडामेंटल ड्यूटी पे। तो 9, ठीक है। तो नो, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो वायलेंस हो, तो नो फॉर नो, नो फॉर नो। और आपको ये याद आ रहा होगा, नो जो आर्टिकल 9 था वो भी मैंने ऐसे याद कराया था कि सिटीजनशिप में हमारा, कि अगर आपने बाहर की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो इंडिया वाली जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो सकती है। ओके, तो नो फॉर नो, है ना, ऐसे याद रखना, नो
नो। तो यहाँ पे क्या वायलेंस नहीं करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको सेफगार्ड करना है। फिर आते हैं 10th, सब आपने मान लिया तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपको एक्सीलेंस अचीव करना है ऑल स्फेयर्स में, चाहे वो मतलब इंडिविजुअल की एंड कलेक्टिव एक्टिविटी हो, जिससे क्या हो हमारा जो इंडिया है वो कलेक्टिवली हायर लेवल पे जाए और अचीवमेंट्स अपने ले पाए। फिर ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कई बार बताया हुआ है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये क्या करना है, जो पेरेंट और गार्जियन है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे अपने चाइल्ड को या वार्ड को। एज आपको याद रखनी है, विदिन 6 to 14 ईयर्स को मेंशन किया गया है। आई एम होपिंग कि आपको ये याद हो गई होंगी, मैंने इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है कि आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। सिर्फ देखो लिखा हुआ तो हर बुक में आपको ये मिल जाएगा, है ना, आपके हर नोट्स में होगा, बट अभी के अभी याद हो जाए वो हमारा टारगेट है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे वो ट्रैप्स हैं जहाँ पे आपको फंसाया जाता है ना। तो आपको याद रखना है, पहला पॉइंट तो मैं बता चुकी हूँ कि ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सोरेन सिंह कमेटी ने बोला था, बट फाइनली इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था ना, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये हो गया हमारा ट्रैप 1। अगर मैं बात करूँ ट्रैप 2 की, अब देखो यहाँ पे क्या आता है, आर्टिकल 51A क्लॉज जी वर्सेस आर्टिकल 48A ऑफ द TPSP। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे कि 51A क्लॉज जी हमारा क्या बोल रहा है, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। इंडिविजुअल की ड्यूटी है किसके लिए, जो कंपैशन रहना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए, ये सिटीजन की ड्यूटी है। जबकि 40 मतलब यहाँ पे तो हमारी ड्यूटी है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 48A है वहाँ पे जो DPSP का पार्ट है वहाँ पे स्टेट को ऑब्लिगेशन है कि आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल की ड्यूटी है फॉर द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, while on the other hand DPSP explicitly makes it's the state obligation, okay, you have to do for the protection of our environment, okay, तो आपको ये याद रखना है। फिर आता है हमारा वर्मा कमेटी वाला, ये जो ट्रैप आता है कि वर्मा कमेटी वाले में आपको क्या बोलेंगे, इसमें बताया कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना नॉन जस्टिसेबल है, पर इनके लिए लॉज बने हुए हैं, समझे, कि नॉन जस्टिसेबल है, आप डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते हो, पर हमारे पास तो कुछ ऑलरेडी प्रोविजंस अवेलेबल हैं, जैसे हमारा हो गया प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, है ना। फिर आ गया हमारा कि क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहीं से हमें क्या मिल रहा है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अभी हमने वंदे मातरम को इंक्लूड किया है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर कि हम आपको पनिशमेंट दे सकते हैं अगर आप इंसल्ट करोगे तो ये आपको याद रखना है ना, कि वर्मा कमेटी जो आई थी इसने लीगल एनफोर्समेंट की बात की है फॉर दिस ट्रैप। ओके, ये आपको याद रखना है कि ये आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। लीगल बैकिंग के बारे में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी की वर्मा कमेटी में, इन विच ईयर 1999। ओके, अब हम देखते हैं हमारा ये वाला, याद रखिएगा ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट ट्रैप नहीं है ये वाला, ठीक है, कि मतलब IPC के सेक्शन और जो हमारा BNS आ गया है, ठीक है, तो मीन्स हारमोनी एंड रिलीजियस इंसल्ट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसको भी ध्यान रखता है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं आएगा बट ठीक है, क्योंकि आजकल UPSC का आप देख रहे हो कि ट्रेंड मतलब क्वेश्चंस कहीं से भी फ्लिप हो सकता है, तो अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है ना, जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिशन में रखना है, मतलब इसको प्रैक्टिस नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, तो ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि हमारी लीगल बैकिंग दी गई है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप क्लियर करके चलिएगा कि जो हमारा वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन है ये इसमें हमारा इंक्लूड होगा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 एंड ये हमारा 4। ओके, ये वाला पार्ट हमारा इंक्लूड होगा सोरेन सिंह कमेटी वाले के साथ कंपेयर करके। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ केस देख लेते हैं, ठीक है, एक और हमारे पास केस है रिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटी, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो विजय इमैनुअल केस आया 1986 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ड्यू टू वंदे मातरम एपिसोड ऑफ अ रिसेंट सिनारियो। सो नेशनल एंथम के समय रिस्पेक्ट में खड़ा होना तो ड्यूटी है, बट उसको गाना कंपलसरी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये किस केस में बोला गया, विजय इमैनुअल केस में बोला गया 1986 में।
ओके। तो ये वाले पॉइंट्स आपको नहीं भूलने हैं, आपको ध्यान रखना है। एक हम हमारा ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगियस स्टैट्यूट्स, ठीक है। मीन्स कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे वर्डिक्ट्स होंगे, कानून होंगे, है ना, जहाँ पे मतलब एम्बिगियस है, मतलब क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लियरली एक्सप्लिस मतलब उसको क्लियर करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। तो आपको याद रखना है ये हमारा एम्स केस था, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एम्स केस था ये हमारा तब का, या फिर बोल सकते हो रंगनाथ मिश्रा केस में भी ये इसको इंक्लूड किया गया था। बट एक्सप्लिसिटली मैं अगर बोलूँगी तो आपको विजय इमैनुअल केस याद रखना ही रखना पड़ेगा। ओके, सो आई एम होपिंग कि आपने पूरे सेशन को अच्छे से ध्यान से सुना होगा। इंटरेस्टिंग भी था, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान हटाना मना है ऐसे वाले चैप्टर्स में। अच्छे से सुनिए। ओके, अब टेस्ट ले लेते हैं आपका कि आपने कितना अच्छे से इस क्लास को सुना है। अगर अच्छे से क्लास को सुना है तो आपके लिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का आज वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहेगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, दे आर डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन द सेम मैनर एज द फंडामेंटल राइट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 कह रहा है पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, इनेक्ट कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफ़ेक्ट देने के लिए, उनको मतलब उसके प्रोविजंस अच्छे से फॉलो हों, स्ट्रिक्टली फॉलो हों, क्या इसलिए लॉज बना सकता है? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है? कोर्ट्स मे यूज़, ओके, वर्ड को ध्यान देना, may use fundamental duties as an aid in interpreting constitutional and statutory provisions। क्या कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब इंटरप्रेट करने के लिए, चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, उसको क्लियर करने के लिए, और कुछ भी एम्बिग्यूअस है तो क्या कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यूज़ कर सकता है? आपका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड ये सीरियसली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो ये बहुत ही आराम से इजीली आपने सॉल्व कर दिया होगा, ठीक है। चलिए, आई एम होपिंग कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो। बहुत ही पीक टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट का अपने पास टाइम नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ओके। एंड जितनी भी सीरीज़ हुई है ना, देखो एंशियंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 1 पेजर सीरीज़। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपके सारे के सारे वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इस वेब बेस्ड एमसीक्यू सीरीज़ भी है ना। लेक्चर्स देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अभी और भी एमसीक्यूज़ हम लेकर आएंगे, जैसे ही हमारा पॉलिटी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करो। पॉलिटी के सोचो कि स्टार्टिंग के इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। हमारा प्रीएम्बल हो गया, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया हमारा, ठीक है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। अब उस फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, सिटीजनशिप हो गए, मतलब आप देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। डीपीएसपीज हो गया, ठीक है, हमारा आज ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। मतलब ये वो चैप्टर्स है जहाँ से तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, आप इनको मिस करने का सोच ही नहीं सकते हो। मतलब ये वो चैप्टर्स हैं कि आप आंख बंद करके भी अगर निकालोगे ना, इन चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में। तो ये जो पॉलिटी का स्टार्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज हमारा पार्ट 1 पूरा का पूरा, पार्ट 1 इन द सेंस कि अब हम हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग से देखेंगे, बट जो बेसिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंस हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिल द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट मी, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, आपके 75% क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने यही वाली सीरीज़ अभी तक की सिर्फ और सिर्फ अगर ये 9 क्लासेस भी देख ली ना हमारी पॉलिटी 1 पेजर वाली, तो अभी आपके 75% पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में भी यहीं से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, रिवाइज अच्छे से करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप शाइनिंग। सो थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।